हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग भौतिक जगत नामक लेसन को या चैप्टर को कंप्लीट किया था हम लोगों ने। पिछली क्लास में हम लोग प्रकृति में मूल बल, जिसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल तथा इन सभी बलों के गुणों को पढ़ा था हमने। इसके पश्चात मूल बलों का एकीकरण क्या होता है, भौतिक नियमों की प्रकृति और इन नियमों की प्रकृति में हमने आवेश संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, इन सभी नियमों को हमने सूत्र सहित उदाहरणों के आधार पर भी पढ़ा था और यह लेसन यहीं पर समाप्त भी हो गया था। अब आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 2, मात्रक और मापन। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि मापन क्या है। ठीक, तो सबसे पहली टॉपिक होगी हम लोगों की मापन। कि मापन एक तुलनात्मक विधि है जिसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त किया जाता है। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है मानक मात्रक और दूसरा होता है आंकिक मान। तो हम देखते हैं कि मानक मात्रक कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उसका मानक मात्रक मान लेते हैं। मैं जैसे आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाऊं कि लंबाई का जो मानक मात्रक होता है वह मीटर होता है और समय का जो मानक मात्रक होता है वह सेकंड होता है। तो जो ये मानक मात्रक होते हैं इनके कुछ अपने गुण होते हैं जिनको ये सदा फॉलो करते रहते हैं या जिनका ये सदैव पालन करते रहते हैं। तो मानक मात्रक के गुण क्या होते हैं? इसमें मैं आपको कहा जाता है कि यह जो मानक मात्रक होते हैं यह एकदम स्पष्टतः परिभाषित होने चाहिए, स्वतः परिभाषित होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्द लगा दिया जाए आंकिक मान के साथ, वो उनका मानक मात्रक हो जाएगा जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही ना हो, जिसका प्रयोग कहीं कुछ होता ही ना हो। यानी कि ये एकदम स्वतः परिभाषित होते हैं, इनके शब्दों से ही पता चल जाता है कि किस चीज़ को किस चीज़ में मापा जा रहा है। इसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है, इसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। यह सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। नंबर 4, मानक मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि हम जानते हों और दूसरा कोई जानता ही ना हो। यानी कि मानक मात्रक इस कैटेगरी या इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर, सभी देशों में जाना जा सके, उसके विषय में सारे लोग जानते हों। नंबर 5, कहा जाता है कि इस पर किसी बाह्य कारक जैसे दाब, ताप, मौसम आदि इन सभी चीज़ों का कोई भी प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। ठीक, तो ये मानक मात्रक के इतने गुण होते हैं या इतने सारी चीज़ों का ये पालन करते हैं। ओके, आते हैं दूसरी चीज़ पर। कहा जाता है कि मापन के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो एक तो हो गया मानक मात्रक और दूसरा होता है आंकिक मान। दूसरा होता है आंकिक मान। ठीक है, कहा जाता है कि इसे भौतिक राशि का परिमाण भी कहा जाता है और यह एक प्रकार की शुद्ध संख्या होती है।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस भौतिक राशि में जो मानक मात्रक होता है वह कितनी बार सम्मिलित होता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, आंकिक मान कहलाता है। ओके, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें यहाँ हो गई, एक आंकिक मान हो गया और एक मानक मात्रक हो गया। ठीक, आंकिक मान और मानक मात्रक में क्या संबंध होता है? आंकिक मान और मात्रक में आंकिक मान और मात्रक में संबंध। तो मैं सबसे पहले आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाऊं। जैसे मैं कहूं कि 1 किलोग्राम, तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा है या छोटा है और किलोग्राम छोटा है या बड़ा है। लेकिन अगर मैं कहूँ 1000 ग्राम, क्योंकि जो 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। जैसे 1 किलोग्राम ये बराबर है 1000 ग्राम के। अब मैं इनमें अंतर हम लोग पा सकते हैं। जैसे 1 और 1000 की बात करें, 1 और 1000 की, तो स्वाभाविक सी बात है 1 छोटा है और 1000 बड़ा है। अगर मैं किलोग्राम और ग्राम की बात करूं तो कहा जाता है कि किलोग्राम बड़ा मात्रक है और ग्राम छोटा मात्रक है। तो इन आंकिक मान और मात्रक में संबंध क्या होता है? तो जरा देखा जाए कि जब आंकिक मान छोटा था तो मात्रक बड़ा था, यहाँ आंकिक मान बड़ा हो गया तो मात्रक छोटा हो गया। यानी कि जो आंकिक मान और मात्रक होते हैं ये एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि जब आंकिक मान छोटा होगा तो मात्रक बड़ा हो जाएगा और जब आंकिक मान बड़ा होगा तो मात्रक छोटा हो जाएगा। यानी कि लिखा जाता है आंकिक मान is directly proportional to 1 upon मानक मात्रक। ठीक, ये सूत्र भी हो गया, आपको बता रहा है कि आंकिक मान बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। और मैंने आपको एक उदाहरण की सहायता से समझा भी दिया। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ, हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि क्वांटिटी को आप नहीं बदलेंगे। जैसे 1 किलोग्राम ले रहे हैं तो 1000 ग्राम ही लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 1 किलोग्राम करके आप दूसरा कुछ ले लीजिए उसमें, या उसके बराबर न हो ऐसी कोई चीज़ ले लेंगे, तब ये डिफरेंस फ़र्क नहीं हो पाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आप यहाँ 1 किलोग्राम लिखिए और यहाँ पर 1 ग्राम ले लीजिए, तो भाई ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है नहीं, तो ये संबंध को प्रदर्शित नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद मापन की एक स्पष्ट परिभाषा निकल करके आती है। कहा जाता है कि किसी भौतिक राशि की उसके मापन मात्रक से के साथ तुलना करने की जो क्रिया होती है वही क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को जानने के पश्चात हम लोग कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को उसके मापन मात्रक के साथ तुलना करने की जो क्रिया होती है वही मापन कहलाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगली टॉपिक पढ़ेंगे मूल राशि। मूल राशि कहा जाता है कि वह भौतिक राशि जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वह भौतिक राशि जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है मूल राशि कहलाती है। एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होने का मतलब है कि एक प्रकार के राशि को दूसरे प्रकार की राशि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जब एक राशि को दूसरी राशि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो उन्हीं प्रकार की राशियों को क्या कहा जाता है, मूल राशि कहा जाता है। मूल राशि में 7 प्रकार की राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं इस समय आपको 1, 2, 3 राशियों के नाम बता देता हूँ। जैसे लंबाई, लंबाई द्रव्यमान
समय। तो लंबाई जो है ये भी एक मूल राशि है, द्रव्यमान जो है ये भी एक मूल राशि है, और जो समय है यह भी एक मूल राशि है। तो मूल राशि की परिभाषा क्या दी जाती है? वे भौतिक राशियां जिन्हें कहा जाता है कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। ओके। इसके बाद कहा जाता है मूल मात्रक। मूल मात्रक कहा जाता है कि मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वे मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों के, मूल राशियां हैं तो स्वाभाविक सी बात है उन राशियों का कोई ना कोई मात्रक तो होगा ही। तो जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं वही क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक। अब जैसे मैं बताऊं, मूल राशि लंबाई थी, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मूल राशि द्रव्यमान थी, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। मूल राशि समय थी, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय ये तो मूल राशियां हो गई, लेकिन मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये मूल मात्रक हो गए। तो कहा जाता है मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मात्रकों की प्रणालियां। कहा जाता है कि बहुत देशों में किसी भी वस्तु को मापन या मापित करने के लिए अनेक प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे देशों में और बहुत सारे वर्षों से सभी प्रकार की वस्तुओं को मापने के लिए अनेक प्रकार की प्रणालियों को मापा जाता है, लेकिन उसमें से 4 प्रकार की जो प्रणालियां होती हैं वह मुख्य होती हैं। सबसे पहली प्रणाली पढ़ी जाती है CGS प्रणाली। CGS प्रणाली। कहा जाता है कि इस प्रणाली का जो पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, यानी कि इस प्रणाली का जो पूरा नाम है वह सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली है। इसे वैज्ञानिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। इसमें जो लंबाई होती है, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक। इसे हम लोग CGS प्रणाली कह दिए, लेकिन इसका पूरा नाम जो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, जिसे इंग्लिश में CGS पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, CGS सिस्टम। नंबर 2 MKS प्रणाली। MKS प्रणाली कहा जाता है कि इस प्रणाली का जो पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली का पूरा नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। इसे जो है मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। मीट्रिक, इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। और इसमें जो लंबाई होती है उसको मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक। नंबर 3 FPS प्रणाली। 3 FPS प्रणाली कहा जाता है कि इस प्रणाली का जो पूरा नाम है वह फुट पाउंड सेकंड प्रणाली है। ठीक है, इस प्रणाली को हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ब्रिटिश। ठीक है, इस प्रणाली को हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसमें जो लंबाई होती है वह फुट में मापी जाती है और जो द्रव्यमान होता है उसको पाउंड में नापा जाता है और जो समय होता है उसको सेकंड में मापा जाता है। ठीक। तो CGS वाले को फ्रांसीसी प्रणाली, MKS वाले को मीट्रिक प्रणाली और FPS वाले को ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है। यानी कि इन्हें अलग अलग 3 नामों से भी जाना जाता है। ठीक।
नंबर 4 को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसे आप एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। कहा जाता है कि सन 1971 ईस्वी में मापन मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने एक प्रणाली अनुमोदित की। सन 1971 ईस्वी में मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने एक प्रणाली अनुमोदित की, जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियों को रखा जाता है। तो अभी मैंने आपको मूल राशि में सभी प्रकार की राशि को नहीं बताया, मैंने उदाहरण देकर के आपको 1, 2, 3 उदाहरण देकर के छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि अभी यहाँ बताऊँगा, फिर इसके पश्चात आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि अभी जितनी भी मूल राशियाँ होती हैं उसको मैं आगे बताता हूँ। तो वो यही अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, ठीक है, जिसे किसने बनाया था? मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने। कब बनाया था? सन 1971 ईस्वी में। क्या कहा गया? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कही गई। इस प्रणाली के अंतर्गत कितनी मूल राशियां रखी गई? 7 मूल राशियां रखी गई और 2 पूरक राशियां रखी गई, ठीक है। तो मैं विस्तार से आपको मूल राशियों के विषय में, मूल मात्रकों के विषय में और उनको किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के मूल राशि, पूरक राशि, उनके मात्रक एवं प्रतीक, यानी कि मूल राशियां, पूरक राशियां, इन राशियों के मात्रक क्या हैं और उनको किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। राशि के प्रकार, ये हो जाएगी राशि, मात्रक और ये प्रतीक। तो सबसे पहले राशि के प्रकार में नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं मूल राशि, ठीक। अब ये मूल राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। क्या क्या होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती हैं। ठीक। और जो दूसरी राशि है वह पूरक राशि है।
पूरक राशि। पूरक राशि में पहली राशि पढ़ी जाती है कोण। कोण और नंबर 2 पढ़ा जाता है लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ठीक। और जो नीचे कोण है, कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये हो गए राशि और ये हो गए उनके मात्रक। ठीक, इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रतीक कि सभी मात्रकों का प्रतीक क्या होता है। इसका प्रतीक स्मॉल m मीटर। किलोग्राम का प्रतीक kg किलोग्राम। सेकंड का s। केल्विन का कैपिटल K, क्योंकि जो केल्विन है वह नाम है और अगर किसी के नाम पर मात्रक रखा जाता है तो उसका संकेत बड़े अक्षर में लिखा जाता है। ठीक, तो ये जो K है ये कैपिटल लेटर में है K। ओके। एम्पियर का भी मात्रक प्रतीक A होता है और ये भी कैपिटल, क्योंकि एम्पियर भी नाम है। मोल के लिए मोल पूरा लिखा जाता है MOL। कैंडिला के लिए C और D लिखा जाता है। ठीक। रेडियन के लिए संकेत में RAD रेडियन हो गया और स्टेरेडियन के लिए SR लिखा जाता है। ओके, तो ये राशि के प्रकार मूल राशि और पूरक राशि। मूल राशि में 7 राशियां और पूरक राशि में 2 राशियां और इन सभी राशियों के ये हो गए मात्रक और ये हो गए प्रतीक। ओके, तो ये किसमें है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के ये मूल राशि और पूरक राशि और इन सभी राशियों के मात्रक हैं और प्रतीक है। ओके, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। मूल मात्रकों एवं पूरक मात्रकों की परिभाषाएं। जो अभी हमने मात्रक पढ़े हैं, मूल मात्रक और पूरक मात्रक, तो मूल मात्रक 7 और पूरक मात्रक 2, तो 7 2 9। इन 9 मात्रकों की हम लोगों को परिभाषा पढ़नी है। जैसे पहला मात्रक था मीटर, लंबाई पहली राशि थी और उसका मात्रक हम लोगों ने मीटर लिखा था। तो 1 मीटर की क्या परिभाषा होती है अंतरराष्ट्रीय समिति के आधार पर। ठीक है, उसी को हम लोग को जानना है। तो नंबर 1 कहा जाता है कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 299,792,498 भाग में तय करता है।
ये जो परिभाषा है ये सन 1983 ईस्वी मापतौल की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की समिति के द्वारा तय की गई थी या बताई गई थी। क्या कहा जाता है कि 1 मीटर वह दूरी है जिसमें प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड के 299,792,498 भाग में तय करता है। यानी कि 1 सेकंड के इतनवें भाग में जो दूरी तय की जाती है वह दूरी 1 मीटर कहलाती है। ओके, तो ये 1 मीटर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह परिभाषा है। ठीक है। दूसरा पढ़ा जाता है 1 किलोग्राम। कहा जाता है कि कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के घाते 25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वह 1 किलोग्राम कहलाता है। फिर से एक बार, परमाणुवी स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के घाते 25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वह 1 किलोग्राम कहलाता है। इसकी एक दूसरी परिभाषा भी दी जाती है। कहा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000.028 घन सेंटीमीटर पानी का जो द्रव्यमान होता है वह 1 किलोग्राम कहलाता है। इसे व्यवहार में बताया जाता है। 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। परमाणुवी स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के घाते 25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है वह 1 किलोग्राम कहलाता है। या करके मैंने बताया कि व्यवहार में 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000.028 घन सेंटीमीटर पानी का जो द्रव्यमान होता है वह 1 किलोग्राम कहलाता है। एक तीसरी भी परिभाषा बताई जाती है। कहा जाता है कि पेरिस में सेवरिस नामक एक स्थान है, उसमें मापतौल की जो अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है वह एक बेलन रखी है। अंतर्राष्ट्रीय समिति में एक बेलन रखा गया है। उस बेलन का जो द्रव्यमान होता है वह भी 1 किलोग्राम माना गया है। ठीक है। पेरिस में एक सेवरिस नामक स्थान है, उसमें जो मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसमें एक बेलन रखा गया है। उस बेलन का जो द्रव्यमान होता है वह 1 किलोग्राम कहलाता है। तो इस तरीके से 1 किलोग्राम की 3 परिभाषाएं आपको बताई जाती हैं, 1, 2 और 1 वो। ठीक है, पेरिस के सेवरिस नामक स्थान वाली। ठीक, चलिए नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं। एक सेकेंड कहा जाता है कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण में 9,92,631,770 बार कंपन होता है। ठीक है, फिर से एक बार कहा जाता है कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा एक विशेष तरंगदैर्घ्य उत्पन्न करने वाले विकिरण में 9,92,631,770 बार कंपन उत्पन्न करता है या उत्पन्न होता है। तो ये क्या हो गया, 1 सेकेंड की परिभाषा हो गई मानक स्तर पर। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे 1 एम्पियर। कहा जाता है कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे सीधे व अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित किए जाने पर चालक की प्रति एकांक लंबाई पर चालकों के बीच 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिभाषा है। फार्मूले के आधार पर Q = I × T और I = Q/T पर नहीं है।
इसमें कितने का बल उत्पन्न होगा? 2 × 10⁻⁻7। अगला है 1 मोल। कहा जाता है कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। एक कैंडिला। कहा जाता है एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है। 540 × 10⁻12 हर्ट्ज वाले आवृत्ति की ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट पर स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लेते हैं क्या कहेंगे। लिखेंगे एक कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज वाले आवृत्ति की वह ज्योति तीव्रता है जो उस दिशा में 1/683 वाट पर स्टेरेडियन के विकिरण तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी एक कैंडिला की। तो ये सारी जो परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, पढ़ना आसान नहीं होगा, याद करने का काम इसमें ज़्यादा होगा। बोरिंग है थोड़ा लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये 7 हो गए मूल मात्रकों की परिभाषाएं। अभी हम लोगों के पास 2 बचे हैं, एक है कोण और एक है घन कोण। तो पूरक मात्रक में हम लोगों ने पढ़ा है पहला कोण, और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। यानी कि 1 रेडियन आता है कि 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप उसके केंद्र पर अंतरित करता। से एक बार क्या कहेंगे? 1 रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, 1 रेडियन कहलाता है। यानी कि 1 रेडियन के लिए आप क्या करेंगे? जो वृत्त के चाप की लंबाई होगी वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। उस स्थिति में उसके केंद्र पर बना जो कोण होगा वह 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक, अगला 1 स्टेरेडियन। कहा जाता है कि 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर वाले गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। यानी कि जो घन कोण होगा वो तो किसी गोले में बनेगा। जो गोले की त्रिज्या होगी, गोले की त्रिज्या का जो आप वर्ग करेंगे वो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा। वो गोले की त्रिज्या का जो वर्ग है वो क्षेत्रफल ही हो गया एक प्रकार से, क्योंकि r² वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर और वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है। यानी कि जो गोले की त्रिज्या का क्षेत्रफल आया उसके बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगा वही क्या कहलाएगा? 1 स्टेरेडियन। क्या कहेंगे? 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आज आपको मूल मात्रकों और पूरक मात्रकों की परिभाषाओं को पढ़ाया या बताया। ठीक, परिभाषाएं थोड़ा जटिल हैं, कठिन हैं, याद करने में असुविधा होगी, सो इसे आप नोट करिए और थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो जरूर ये परिभाषा एक बार याद आपको हो जाएगी। ठीक है, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। जाता है
वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। फिर से एक बार, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, अब मैं जैसे उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में हम लोग जान जाएं, जैसे क्षेत्रफल होता है, जैसे क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यानी कि लंबाई एक मूल राशि है और लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है। सो उसी प्रकार से जो चौड़ाई है वह भी एक प्रकार की दूरी ही है, यानी कि इस क्षेत्रफल में इसी लंबाई को 2 बार शामिल किया गया है। अर्थात अब ये जो क्षेत्रफल है ये लंबाई गुणे लंबाई या चौड़ाई गुणे चौड़ाई, जिसको हम लोग 2 रूपों में लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में भी कहते हैं। अर्थात इसमें दूरियों का 2 बार गुणा हो रहा है, दूरी का 2 बार। अर्थात इस राशि को हम लोग मूल राशि की सहायता से प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात क्षेत्रफल को क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। क्षेत्रफल की बात हो गई। आयतन की बात कर लेते हैं। आयतन में भी हम लोग कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये मैं पर्टिकुलर एक आयत और एक घनाभ के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अभी आयत न कह के मैं वर्ग कहता तो भुजा गुणे भुजा या लंबाई गुणे लंबाई चौड़ाई गुणे चौड़ाई। घन के लिए कहता तो लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई चौड़ाई गुणे चौड़ाई गुणे चौड़ाई। या मैं अभी गोले में चला जाता तो 4/3 पाई आर क्यू का मतलब त्रिज्या का 3 बार गुणा त्रिज्या गुणे त्रिज्या गुणे त्रिज्या। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें जो लंबाई मूल राशि है उसी राशि को बार बार प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अगर क्षेत्रफल आयतन से नहीं स्पष्ट होता है तो दूसरे भी इसके मात्रक हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, चलिए जैसे मैं चाल बताऊं, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी की बात करूं, दूरी किस में आप नापेंगे? लंबाई, यानी कि दूरी एक प्रकार से लंबाई होगी। और समय की बात करें, समय ऑलरेडी समय है, तो लंबाई मूल राशि हो गई और समय ये भी मूल राशि हो गई। अर्थात अब इन दोनों मूल राशियों की सहायता से एक तीसरी राशि बन गई, क्या? चाल। तो जब मूल राशियों की सहायता से कोई तीसरी राशि बनेगी या कोई दूसरी राशि बनेगी तो उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को क्या कहा जाएगा? व्युत्पन्न राशि। ओके, तो उदाहरण में आप क्या क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल है, आयतन है, ठीक है, घनत्व है, दाब है, बल है, चाल है, वेग है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां पढ़ाई हैं, इन 7 और 2 9 को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितनी राशि आपको मिलेगी सब व्युत्पन्न राशि होगी। ओके, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, तो जैसे मूल मात्रक में हम लोग कहे थे कि मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, वैसे ही व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, अब देखिए जरा, मैंने यहाँ पर मात्रक नहीं बताया था, सिर्फ राशि के विषय में बता के छोड़ दिया था। अब इस लंबाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। टोटल कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक, अब ये जो वर्ग मीटर है यह मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त हुआ है, मीटर गुणे मीटर, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। उसी प्रकार से यहाँ भी आयतन में लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तीनों मिलके क्या हो गया? घन मीटर। जब ये घन मीटर हुआ तो ये भी तो मूल मात्रक की सहायता से ही प्राप्त हुआ है, इसे क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। चाल पे आते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर पर समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किसका मात्रक हो गया? चाल का।
किसकी सहायता से आया? मूल मात्रक की सहायता से आया, इसीलिए इसे भी क्या कहेंगे? मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त जो मात्रक है वह क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो फिर से एक बार, व्युत्पन्न राशि, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली राशि व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा वह व्युत्पन्न मात्रक, जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, दाब, बल, चाल, वेग। ठीक है, अगर मैं इन सब का मात्रक बताऊं तो वर्ग मीटर, घन मीटर, घनत्व के लिए लिखा जाता है किलोग्राम पर घन मीटर, दाब के लिए लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल के लिए लिखा जाता है न्यूटन, चाल के लिए मीटर पर सेकेंड, और वेग के लिए भी लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड। अब आप इन सब में देख रहे होंगे तो मूल मात्रक ही प्रयोग किए गए हैं। मीटर मूल मात्रक मीटर, मूल मात्रक किलोग्राम, मूल मात्रक मीटर, मूल मात्रक ये न्यूटन को लिखा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें भी सब मूल मात्रक ही होते हैं। तो इस तरीके से ये व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक हो गए। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक। महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।